क्वेश्चन इधर इधर इधर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए अपने मन से। इधर 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 इधर, क्वेश्चन नंबर 8। क्या? उत्तर प्रदेश में कौन देश की मदद से? यूएसए। बैठ जाइए। लाइव हो गया जी? क्लास लाइव है? हाँ। हे लड़की, आपसे पूछे हैं कभी? हे, खड़ा होइए। पांच नंबर का आंसर बोलिए। 5 नंबर का आंसर। नहीं आए थे? कहां? घास छीलने गए थे? गांधी मैदान? क्या छीटा छीले? 5, 10 मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। नए आए थे? काहे ना आए थे? बैठिए। ए लड़का, ए खड़ा होइए। हाँ। आए? कुछ बोल रहे थे क्या? दो नंबर का आंसर बोलिए। आए? पश्चिम बंगाल। कब? क्या हुआ? 1937। बैठ जाइए। ऐप में क्या हुआ है? दूसरा तरफ से लाइव हुआ है, नया वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? क्या दिक्कत है? हो गया है? लाइव हो गया है ना? बैठ जाइए। चलिए आइए अब। हे लड़की, हे किसको पूछे हैं? हे लड़की, हे खड़ा हो जाते इधर। हाँ खड़ा हो। 17 का आंसर बोलिए। हाँ, अपने मन से बोले हैं? अपने मन से बोले हैं? झूठ का है बोल रहे हैं? अच्छा 18 का आंसर आप लोग मत बोलिए। 18 का बोलिए तो। कानपुर। बैठिए। रिवर का पूरा सेट नहीं हो रहा है लाइव। रिवर का पूरा सेट नहीं हो रहा है लाइव। नहीं हो रहा है लाइव। ऐप दूसरे ढंग से। अरे चालू हो गया ना महाराज। ठीक है, दूसरे ढंग से चालू हो या तीसरे ढंग से चालू हो, चालू होने से मतलब रखिए। हाँ, कुछ चेंज हुआ है क्या? अरे हमको अपने ने पता है। इसको टेलीग्राम पे भेज दिया। काहे टेलीग्राम पे भेज देंगे? एक बार सर टेस्ट के बारे में बता दीजिए। क्या टेस्ट के बारे में बता दें? वीडियो अटक रहा है सर जी, वीडियो अटक रहा है। ब्राइटनेस ज्यादा है सर, 144 पे नहीं चल रहा है। वर्जन चेंज हुआ है। सब चीज ठीक है ना जी? पढ़ाए ना? तो ये सब कमेंट उमेंट कर रहा है, वो सबको जवाब दीजिए कि ई कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए कि ठीक हो जाएगा। ब्राइटनेस ज्यादा है बोल रहा है। ठीक है तो है, ब्राइटनेस ज्यादा है तो ठीक लगेंगे हम। सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे ये बताइए, ऐसे ये झूठ मूठ का। दरोगा का टेस्ट फिर से। आंख भी खराब हो सकता है। ओ
इतना जब चिंता है तो ऑफलाइन आ जाइए, क्या जी, है कि ना? तो 144 पे देखता है, बताइए, पता चलेगा उसमें। ऐसे YouTube पे फालतू चीज देखेगा 360 पे, समझे, और क्लास करेगा 144 पे। है हटाइए, कमेंट हटाइए। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक कल आ रहा है, हमको तो पता चला है। यही जो है लेट जो हो रहा है ना, तो बिट्टू झा सर बमक गए हैं। ठीक है, कब आएगा आपका क्वेश्चन बैंक, आएगा कि नहीं आएगा? विद्यार्थी सबको बोले हैं कि नहीं लेना, बोले हैं ना? हाँ, क्वेश्चन बैंक नहीं लेना, प्रैक्टिस सेट ले लेना है, कुछ नहीं लेना है। देखिए, सुनिए, देखिए, जहां तक मेरा मानना है, आपको जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, देखिए, आप मेरा पहले का भी वीडियो उलट करके देख लीजिए। बिहार पुलिस दरोगा का रणनीति बताए हुए हैं, उसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, समझ गए? तो हमको लगता है हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा व्यू वाला वीडियो वही है, समझे? 5 लाख प्लस व्यू होगा उस वीडियो पे। उसमें भी हम वो वीडियो 1 साल पहले का है, समझ गए? 1 साल पहले जब दरोगा का बैच शुरू किए थे तब बताए थे। देखिए, कोई भी परीक्षा आप देते हैं, मतलब इससे नहीं है कि आप कौन सा परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो उसमें जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, XYZ, बिहार पुलिस दरोगा सिपाही जो भी दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर देख करके जाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक एक आइडिया देता है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से देख करके जाना चाहिए। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी के बातों में नहीं जाना है, समझ गए? कि अब तो अभी के डेट में तो बिट्टू सर बहुत कम बात हमारे विरोध में जाकर बोलते हैं। शुरू में आप लोग रहते हैं 2017 से 2019 तक, 2017 से 2019 तक अगर हम बोलते थे पूरब जाने के लिए विद्यार्थी को, वो बोलते थे सीधा पश्चिम चलो। लेकिन 2019 में जब हम 2446 दरोगा वाले बच्चों पर मेहनत किए, हम लॉकडाउन के समय में, बिट्टू सर का उसमें कोई योगदान नहीं था, 1% भी योगदान नहीं था। सब चीज में गाइडेंस हम किए, हम पढ़वाए विद्यार्थी को। और जब रिजल्ट हुआ ना 100+, उसके बाद बिट्टू झा सर को लगा कि नहीं, जो सर बोल रहे हैं उधरे जाना है, ठीक है। और फिर इधर जो है थोड़ा सा बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि देखिए हर किसी को मान सम्मान चाहिए, ठीक है, हर किसी को मान सम्मान चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोग साथ में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिन में एक बार मिलते हैं और 15 दिन में एक बार बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बीच में जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, समझ गए, दोनों आदमी में। तो इसलिए क्लास सब भी थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा था। तो हमको लगा कि अब तो समझदार हो गए होंगे, अब तो वैसा कोई दिक्कत ना है। तो उधर काम सब भी बहुत रहता है, समझे, लाइब्रेरी खोल दिए हैं, लॉज हॉस्टल बना रहे हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो फिर थोड़ा, लेकिन बाद में जो है पता चला कि उनको जो है मान सम्मान चाहिए, एकदम रेगुलर वे में मान सम्मान चाहिए, नहीं तो कुछ हो कर सकते हैं, समझ गए। और हमको क्या बोले पता है, हमको बोले कि अब कुछ बात ऐसा होता है जो नहीं बोलना चाहिए। हमको बोले, सर बोले हमको कि क्वेश्चन बैंक आ रहा है ना, क्वेश्चन बैंक लेकिन आपका नहीं बिकेगा। बोले काहे? तो बोलते हैं हम मोटिवेट किए हैं क्लास में, नहीं लेना। बोले सर ऐसा नहीं ना करना चाहिए, आप टीचर हैं और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक निश्चित तौर पर विद्यार्थी को देख करके जाना चाहिए।
बोला सर बोले फिर जो भी था, आपका मन बढ़ गया है, फलना हो गया है, आप बड़े आदमी हो गए हैं। हाँ तो फिर बोले ठीक है, बोल देंगे हम, लेगा विद्यार्थी, ठीक है। तो मतलब उससे नहीं है, समझ गए। मतलब इस बात से है कि जो है मतलब इस बात से है कि कोई भी परीक्षा आप देते, मेरा 1 साल पहले का भी वीडियो आप देखिएगा और कोई भी वीडियो देखिएगा, अगर स्ट्रेटजी बताते हैं तो उसमें एक बात जरूर बताते हैं कि क्वेश्चन बैंक आप निश्चित तौर पे करके जाइए। अब आपका इच्छा है, आप करके गए तब पर भी ठीक है, नहीं गए तब पर भी ठीक है, समझ गए। तो आ जाइए, देखते हैं अब चीजों को। हाँ, तो आपके बैच में, इस बैच में साइंस में क्या क्या हो गया ये बताइए थोड़ा सा। साइंस में सब चीज हो गया, बायो केमिस्ट्री हो रहा है, खत्म हो गया, 2 चैप्टर बाद। फिजिक्स नहीं हुआ है, क्या बात करते हैं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओ तो देखिए बता रहे हैं, एक लड़का कमेंट कर रहा है सिलेबस कब समाप्त होगा। 7 से 9 बैच के संदर्भ में न बोल रहे हैं। देखिए आपका पॉलिटी हो ही गया है, हिस्ट्री हो रहा है, हिस्ट्री में जो है मध्यकालीन चल रहा है, और ज्योग्राफी हो ही रहा है, ज्योग्राफी हो ही रहा है। तो हमको लगता है कि ये जो 7 से 9 वाला बैच है, इसमें हमको लगता है कि जो है केमिस्ट्री, हमको तो कोई आइडिया ही नहीं है, हमको लगता है कि छठ होते होते खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, छठ होते होते खत्म हो जाना चाहिए। बायो भी नहीं हुआ है बोल रहा है। हाँ, आप लोग फिजिक्स और इकोनॉमिक्स बाकी है। हाँ ठीक है, छठ होते होते खत्म हो जाएगा, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स बाकी है। इधर मेरा तो 2 सब्जेक्ट चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री चल ही रहा है, और इधर जो है, और हिस्ट्री चल रहा है ना 7 से 9 में, 7 से 9 में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 5 से 7 वाला जो क्लास होता है वो लाइव करते हैं, इसमें भी समझिए, इसमें भी लाइव होता है, समझे। तो है हाँ, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में, ऑनलाइन के विषय में बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा रुकिए ना, उपाय कर रहे हैं ना, रुकिए ना थोड़ा सा, उपाय कर रहे हैं। कुछ कुछ चीज जो है ना, अब डाटा वाला चीज सब जो समझाने वाला है, कुछ कुछ चीज का PDF देंगे ताकि जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। आइए, अरे बैच में जाकर के देखिए ना महाराज क्या क्या हुआ है, बैच में जाकर के देखिए क्या क्या हुआ है, और उसके बाद बताइए कि ये बाकी है, तो उस अनुसार हम आपको बता देंगे कि कितना दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो 7 से 9 बैच है, 7 से 9 बैच जो है हमको लगता है छठ तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ खत्म हो जाएगा, कहीं ना खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद इंडियन के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में है क्या, इंडियन ज्योग्राफी में अब एकमात्र बड़ा टॉपिक है जनसंख्या, बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर तो हम आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है, खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आया है तो फिर से देखिए, नहीं पवन सिंह जाकर के देखिए, पॉलिटी भी हो चुका है और हिस्ट्री भी हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हाँ होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, काहे ना होगा। फाउंडेशन बैच में आप पढ़ रहे हैं, हर चीज होगा। बैच सिलेबस खत्म होने के बाद जो है ना, डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मारते रहिए जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक, ठीक है। आ जाइए, अब हटाइए हो। हाँ क्या हुआ, हाँ ऑफलाइन भी जल्दी ये खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे हैं। फिजिक्स खत्म हो जाएगा, क्या बाकी क्या है आप लोग का जो बाकी है। अरे देखिए एगो बात बताते हैं, सुनिए सुनिए आप लोग, क्या बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे ये बात। देखिए
अगर आप पूरा पढ़िएगा, पूरा सिलेबस पढ़िएगा तो समय तो देना ही होगा। पूरा सिलेबस अगर आप पढ़िएगा, देखिए आप अपना कॉपी देखिए और आप जहां पढ़ रहे हैं, यहां पे पढ़ रहे हैं, यहां पर पढ़ने का तरीका आप देखिए, समझ गए? यहां पर पढ़ने का तरीका आप देखिए, आप अपना कॉपी देखिए और आप ये भी देखिए कि सिर्फ सब्जेक्टिव बताया जा रहा है या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताया जा रहा है। सिर्फ आप लोग जो है ना सीधा ये सोच लेते हैं कि फलना जगह पर इतना ही दिन में सिलेबस खत्म हो गया, यहां पर ज्यादा समय लग रहा है, तो लेकिन वहां पर आप ये भी ना देखिएगा। अगर तुलना करना है तो सब चीज ना तुलना कीजिएगा कि आप ये देखिए कि वहां पर सिर्फ सब्जेक्टिव हो रहा है या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, इस बात को भी आपको देखना है, समझ गए? वहां पे याद करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता, इस बात को भी आपको देखना है। पीडीएफ के थ्रू करवाया जाता है या फिर लिखा करके करवाया जाता है, इस बात को भी आपको देखना है। जब तुलना करना है तो हर चीज में तुलना कीजिए, हर चीज को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि टाइम क्यों लग रहा है। और दूसरी बात, अगर बायोलॉजी में 18 चैप्टर है तो 18 के 18 चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। दूसरे के यहां क्या होता है, अगर 15 चैप्टर है बायोलॉजी में, मुश्किल से टीचर 8 से 9 चैप्टर पढ़ाएगा, बाद बाकी कहेगा पढ़ लीजिए। और उसमें भी जितना बिट्टू झा सर डेप्थ में बायोलॉजी में जाते हैं या किसी भी चीज में हम लोग जितना डेप्थ में जाते हैं, उतना डेप्थ में जाकर के कोई टीचर नहीं पढ़ाता है पटना का, इतना बात आप जान लीजिए, समझ गए? देखिए एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, समझ गए? और दूसरी बात, कहीं पर भी सिर्फ सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं होता है, आप पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। आप सिर्फ सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं होता है। और कहीं पर भी याद नहीं करवाया जाता है, कहीं पर भी क्लास में रिवीजन नहीं करवाया जाता है, यहां पर सब चीज करवाया जाता है। यही कारण है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और कोई खास वजह नहीं है। तो टाइम तो थोड़ा सा आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। और हम लोग किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। आप कितना भी हल्ला कीजिएगा, वो हल्ला से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग स्वयं भी पढ़े हैं, हम लोग का रिजल्ट हुआ है। और जब तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़े, पूरे चीजों को नहीं देखे, तब तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ। और जब पूरा सिलेबस को देख लिए तब जाकर के रिजल्ट होना प्रारंभ हुआ। इसलिए विद्यार्थी को पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, टाइम कितना भी लग जाए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? और जो है, अगर सरकारी नौकरी लेना है तो आपको 2-3 साल मेहनत करना ही होगा। बिना 2-3 साल मेहनत किए हुए सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। दाल भात चोखा नहीं है सरकारी नौकरी कि आज आए और तैयारी करना शुरू किए और 2 दिन बाद सरकारी नौकरी मिल गया, ऐसा कहीं नहीं होता है, समझ गए? तो ये भ्रम में आप मत रहिए कि आपको 2 दिन में सरकारी नौकरी हो जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए जो है आपको मेहनत करना होगा। और थोड़ा सा हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग इतना हल्ला कीजिएगा तो फिर हम झाजी को बोलेंगे 18 चैप्टर के बदला 12 चैप्टर पढ़ाइए, 6 चैप्टर बोलिए पढ़ने के लिए विद्यार्थी को। फिजिक्स में 13 चैप्टर के बदला 5 चैप्टर पढ़ाइए, बोलिए 7 चैप्टर पढ़ेगा। जैसा सब जगह होता है, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप यही चाहते हैं तो हम करवा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी 12 चैप्टर के जगह 8 चैप्टर पढ़ाएंगे, 4 चैप्टर बोलेंगे जाइए पढ़िए। सब्जेक्टिव करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे। क्या जरूरत है ऑब्जेक्टिव करवाने का? करवाने में टाइम जाता है ना जी। उसके बाद क्या जरूरत है याद करवाने का? याद करवाने का भी कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन रिवीजन करवाने का भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं करवाएंगे ये सब चीज, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। बताइए क्या चाहते हैं? रिवीजन ना करवाए ना, याद ना करवाए ना, ऑब्जेक्टिव ना करवाए ना? नहीं करवाएंगे कुछ नहीं, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका से पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़िए, टाइम लगेगा लेकिन बेहतर बन के निकलिएगा। हम एक बात, इस बात का हम गारंटी देते हैं, टाइम भले लगे लेकिन बहुत बेहतर बन के आप निकलिएगा, समझ गए? सब्जेक्ट फिर आपको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत ना है जनरल वनडे एग्जाम के क्षेत्र में, समझ गए? बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत ना है, समझे? आइए पढ़िए। क्या पढ़ा रहे थे? उद्योग। उद्योग, चलिए उद्योग में जो है लोह इस्पात उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ये सब हम आपको बता दिए हैं। अब उद्योग में जो है आगे कुछ और उद्योग है, जैसे कि आप दिया सलाई उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया,
जूट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। उद्योग के अंतर्गत इन सभी चीजों को पढ़ना है हम लोगों को। तो अब यहां पर जो है हेडिंग मार लीजिए आप, चीनी उद्योग। सबसे पहले चीनी उद्योग। चीनी उद्योग अरे हम भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं टीचर से, समझ गए। टीचर कितना समझाता था और कितना समझाता है। आप हमको ये बात बताइए, आप हम लोग से पढ़ रहे हैं, हमसे बिट्टू झा से पढ़ रहे हैं, कोई भी एक ऐसा चीज होगा जो आपको डिफाइन नहीं किया जाता होगा? हर चीज को डिफाइन किया जाता है, हर चीज को बतलाया जाता है, तो टाइम तो लगेगा ही, समझ गए। तो चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग समझिएगा। देखिए चीनी, चीनी उद्योग कच्चे माल, कच्चा माल यानी गन्ना, गन्ना 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 ईख, गन्ना ईख। चीनी उद्योग जो है गन्ना पर आधारित उद्योग है। भारत के जिन भी राज्यों में तथा भारत के जिन भी क्षेत्रों में गन्ना, भारत के जिन भी क्षेत्रों में गन्ना की उपलब्धता और गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उन राज्यों में या उन क्षेत्रों में ही, उन राज्यों में या उन क्षेत्रों में ही जो है आपको चीनी उद्योग देखने को मिलता है, चीनी उद्योग देखने को मिलता है। पूरे भारत की अगर आप बात करेंगे तो हम लोग उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। गन्ना के उत्पादन के लिए जो अनुकूलतम परिस्थितियां चाहिए, गन्ना के उत्पादन के लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, मिट्टी काली या दोमट मिट्टी, अधिक उर्वरक, अधिक श्रम, अधिक मानव श्रम, ये सब चाहिए। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जो भारत का दक्षिणी भाग है यानी दक्षिण भारत है, वह गन्ना के खेती के लिए आदर्श माना जाता है, गन्ना की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आप प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी कम भूमि पर अधिक गन्ना का उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता है, तमिलनाडु राज्य। प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको तमिलनाडु राज्य करता है, तमिलनाडु राज्य करता है। और ऐसे सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है आपको उत्तर प्रदेश राज्य। और साथ ही साथ चीनी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो चीनी मिल आपको देखने को मिलेगा वो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश भी गन्ना का उत्पादन करने में दूसरा स्थान पर है, चीनी उत्पादन में भी संभवतः दूसरा स्थान पर है पूरे भारतवर्ष में। सबसे ज्यादा चीनी मिल की अगर आप बात करेंगे तो चीनी मिल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल देखने को मिलता है। और अगर बात भारतवर्ष की जाए तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में सबसे पहला चीनी मिल बिहार के सारण के
मारहोरा में, मारहोरा में, समझ गए, बिहार के सारण के मारहोरा में जो है पहला चीनी मिल 1904 में खुला था। 1904 में बिहार के सारण के मरहोरा में पहला चीनी मिल जो है आपको खुला था, पहला चीनी मिल खुला था। और उसके बाद फिर देश के अलग अलग भागों में चीनी मिल स्थापित किया गया। और जो चीनी आप मार्केट से लेकर खाते हैं वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन वही अगर आप चीनी के जगह गुड़ का प्रयोग करते हैं या शक्कर का प्रयोग करते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होता है, वो आपके लिए लाभदायक होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी, देखिए क्या होता है, देखिए चीनी कैसे बनता है, समझिए चीनी कैसे बनता है, आप चीजों को समझिएगा। गन्ना ईख की पेराई होती है, गन्ना ईख का उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद उसकी पेराई होती है, मतलब उससे रस निकाला जाता है। और गांव घर में लोग उसको दांत से उसके जो है ऊपरी भाग को हटा करके जो है उसको चूसने का काम करते हैं या चबाते हैं, जिससे रस निकलता है, समझ गए, रस निकलता है। तो अच्छा चीज है ये, समझ गए, अच्छा चीज है ये। तो गन्ना की पेराई होती है, उससे रस निकाला जाता है, उसको आग पे गर्म करके गुड़ बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। और फिर उसी का प्रयोग करके इंडस्ट्री में केमिकल सब मिला करके जो है पूरा उसको रिफाइन कर दिया जाता है। और रिफाइन करके तरह तरह का केमिकल मिला करके जो है आपको चीनी बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है। आप कितना भी गन्ना खाइए, गन्ना खाइए मतलब गन्ना चिबा करके खाइए, आपको कुछ नहीं होगा, समझिए कुछ नहीं होगा। आप गुड़ खाइए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन चीनी खाने से बहुत तरह का बीमारी आपको हो सकता है। तो प्रयास होना चाहिए हर इंसान का, ऐसे गुड़ खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रयास ये होना चाहिए जहां पर चीनी का प्रयोग हो रहा है वहां पर गुड़ का प्रयोग हो, चाहे आप चाय में या चाहे आप खाने में या अन्य जगहों पर जो है गुड़ ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा लाभदायक होता है चीनी के तुलना में, समझ गए। तो खैर मानव का जीवन 60-70 बरस का है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा चिंता उनता करने का जरूरत है नहीं, हंसते खेलते कट जाइएगा, चीनी खाइए मजे में, ठीक है। लिखिए चीनी उद्योग, लिखिए। अब 60-70 बरस का उम्र है, उसमें फलना नहीं खाइए, चिलना खाइए, ढेकना नहीं खाइए, सब चीज खाइए। हमको 1000 बीमारी, हम सब चीज खाते हैं, जब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सब चीज खाइए। अरे सबको जाना है महाराज, क्या होगा, कोई 40 बरस में जाएगा, कोई 60 बरस में, कोई 70 बरस में। पूरा जिंदगी का मजा लीजिए, सब चीज खाइए, खाने पीने में तो सब खाइए, चाहे बीमारी हो कुछ भी हो, कोई दिक्कत ना। लिखिए महाराज चीनियों गलत लिखा है। दीर्घीकार होता है, दीर्घीकार ची में भी और नी में भी दीर्घीकार होता है। ये चीनी लिखा था, लिखिए चीनी उद्योग। अरे बहुत लोग गलती लिखा होगा, लिखिए यह एक चीनी उद्योग, यह एक कृषि आधारित उद्योग है, 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 कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, यह एक कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, फुल स्टॉप। यह उद्योग गन्ना पर, यह उद्योग गन्ना पर, यह उद्योग गन्ना पर आश्रित है, यह उद्योग गन्ना पर आश्रित है, यह उद्योग गन्ना पर आश्रित है। भारत के
भारत के जिन क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, भारत के जिन क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, भारत के जिन क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, भारत के जिन क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, वहीं चीनी उद्योग की उपलब्धता देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार के, गन्ना के लिए आदर्श जलवायु दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। प्रति हेक्टेयर गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। जानते हैं आजकल एगो बात मेरे मन में बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है। मन में क्या आ रहा है जानते हैं? जैसे पहले गुरुकुल वाली व्यवस्था थी, ऐसे इसका फीलिंग जो है हम बचपन में महसूस किए हैं। काहे कि हमारे एक नाना जी बड़ी धार्मिक थे, हैं वो अभी जिंदे हैं, मरे ना हैं, ठीक है, टीचर हैं, अभी हाई स्कूल के टीचर हैं। तो बचपन में उन्हीं के पास पढ़े हैं। तो जैसे वो थोड़ा धार्मिक हैं, रामायण महाभारत सब जानते हैं, पढ़े हैं। तो हम लोग को जो शिक्षा देते थे, यानी गुरुकुल टाइप से शिक्षा देते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था, समझे। तो मेरे मन में आ रहा है कि जो हॉस्टल खोले हैं ना, उसको गुरुकुल टाइप से ही बनाए। मतलब जो है उसमें सांसारिक जीवन से जो है थोड़ा मुश्किल है, सोच रहे हैं, लेकिन आज के विद्यार्थी में वो सब मुश्किल है। सांसारिक जीवन से दूर करना, यानी जब तक जीवन में सफल नहीं हो। देखिए पहले क्या होता था जानते हैं? प्राचीन काल में राजा महाराजा क्या करता था, शिक्षक के पास अपने संतान को भेज देता था पढ़ने के लिए, और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता था तब एक के बार आता था राजा महाराजा का पुत्र फिर से अपने घर आता था। जैसे भगवान कृष्ण भी तब तक अपने
गुरु के पास रहे जब तक शिक्षा नहीं मिल गया। भगवान कृष्ण ऐसे तो भगवान थे, लेकिन फिर भी गुरु के संरक्षण में उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, भगवान राम ने भी, समझ गए। तो गुरुकुल व्यवस्था मतलब इसमें जो है संसारिक जीवन, जैसे मोबाइल हो गया, घर से तब तक नाता रिश्ता तोड़ ले जब तक कि जीवन में सफल ना हो जाए, यानी मोबाइल त्याग कर दे। तो मोबाइल त्यागना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आज के डेट में। यानी हम ये चाहते हैं कि हॉस्टल में रहे, उसको सब चीज हम देंगे, ठीक है, सब चीज हम देंगे, दुनिया का जो चाहिए सब चीज देंगे, दुनिया का जो चाहिए सब चीज देंगे, मतलब तो अजीब, मतलब पढ़ने के लिए जो चाहिए उसमें सब चीज देंगे। तो बताइए, गुरुकुल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तब आप लोग का दिमाग इतना कचरा है, तो पॉसिबल है बताइए। लेकिन हमारे मन में आ रहा है, हमारा प्रबल इच्छा अब हो रहा है कि एक प्रकार का वैसा एक सिस्टम जनरेट किया जाए, समझे समझे। तो अरे ज्यादा बच्चा को थोड़े, अरे लाखों की संख्या में बच्चा है, हमसे लाखों की संख्या में बच्चा जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो 50-60 को बच्चा तो वैसा मिलिए ना जाएगा, ऐसा थोड़े है नहीं मिलेगा, समझे। और जिस पर मेहनत करके उसको बेहतर से बेहतर मुकाम दिलाया जाए। जानते हैं, देखिए एक बात बताते हैं हम आपको, आप इस बात को मानिए, टीचर कोई भी आपको एक आधार देता है, आपको एक पढ़ने का तरीका बतलाता है, बाद बाकी मेहनत आपको खुद करना होगा। आप इसके अलावा भी बुक पढ़िए, चीजों को देखिए, समझिए, चीजों को देखिए, बुक सब पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है। बुक पढ़ने का आदत डालिए। देखिए, आप जो अपने जीवन में मोबाइल का आदत डाल लिए हैं ना, उसको स्किप कीजिए और बुक पढ़ने का आदत डालिए, समझे। मोबाइल हटा करके देखिए, मोबाइल आज के डेट में सबसे बड़ा कैंसर है। मोबाइल से बड़ा कैंसर कुछ हो ही नहीं सकता। हम जहां पे रहते हैं वहां पर एक बच्चा रहता है, उसका माँ बाप सब परेशान है, इतना मोबाइल चलाता है, समझे। 11-12 साल का होगा हमको लगता है, ठीक है। अभी हाँ 11-12 साल का है, भर दिन मोबाइल चलाता है, सब परेशान रहता है उससे, ठीक है। डेली वो चप्पल खाता है, बहुत बार तो हम बचाते हैं उसको। चलिए, बगल में रहता है, हम देख लिए मारते हुए तो हम बचा देते हैं, ठीक है। लिखिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। साथ ही साथ भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक चीनी मिल, भारत में सबसे अधिक चीनी मिल, भारत में सबसे अधिक चीनी मिल, सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। नीचे से स्टार मार के, भारत का पहला चीनी मिल, 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 भारत का पहला चीनी मिल बिहार के सारण के, बिहार के सारण के मरहौरा में 1904 ईस्वी में, बिहार के सारण के मरहौरा में 1904 ईस्वी में, बिहार के सारण के मरहौरा में 1904 ईस्वी में, बिहार के सारण के मरहौरा में 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए आगे हेडिंग मारिए, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई, मैच इंडस्ट्री, MATCH, मैच, दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, देखिए दिया सलाई मतलब माचिस, माचिस जिसे आप आग जलाते हैं, गैस जलाते हैं, खाना बनाने के लिए गैस जलाते हैं ना जी माचिस से, या फिर लाइटर से भी आप जलाते होंगे, तो छोड़िए ना, लाइटर अलग चीज हो गया, माचिस के विषय में हम बात कर रहे हैं। अब आप लोग अमीर लोग होंगे तो लाइटर रखते होंगे, समझे, सब रखता है, सस्ता देता है, माचिस 1 रुपया में देता है। तो देखिए दिया सलाई उद्योग मतलब माचिस उद्योग। देखिए जो माचिस उद्योग है, माचिस उद्योग में जो है लकड़ी का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है, फिर जो है आपको कागज का भी प्रयोग होता है, कागज का प्रयोग होता है ना, उसका जो ऊपरी खोल होता है वो कागज का बना हुआ होता है, कागज का प्रयोग होता है। फिर फास्फोरस का प्रयोग होता है, ठीक है, हाँ वही लाल फास्फोरस, फास्फोरस का प्रयोग होता है। इस सब के प्रयोग से जो है माचिस बनाया जाता है, दिया सलाई बनाया जाता है। और दिया सलाई उद्योग कुटीर उद्योग के श्रेणी में आता है, छोटे उद्योग के श्रेणी में आता है। और देश में प्रथम दिया सलाई उद्योग गुजरात के अहमदाबाद में 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग 1921 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। पूछा जाता है आपसे भारत का प्रथम दिया सलाई उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया था, तो 1921 में अहमदाबाद, 1921 में अहमदाबाद। नीचे से लिखिएगा। और ये सब लकड़ी कागज उगज ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखिएगा। भारत का पहला दिया सलाई उद्योग भारत का पहला दिया सलाई उद्योग भारत का पहला दिया सलाई उद्योग भारत का पहला दिया सलाई उद्योग
भारत का पहला दियासलाई उद्योग गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 1921 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 1921 ईस्वी में खोला गया था। वर्ष 1921 ईस्वी में खोला गया था। फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए, कागज उद्योग। कागज उद्योग कागज उद्योग देखिए, कागज उद्योग में स्वाभाविक सी बात है, कागज का उत्पादन किया जाता होगा। और कागज का उपयोग क्या है, तो कागज का सबसे बड़ा उपयोग तो आप ही कर रहे हैं। समझिए, कागज पर आप लिखते हैं, कागज से रुपया बनाया जाता है। रुपया पैसा भी तो कागजे का बनाया जाता है। रुपया बनाया जाता है। फिर कागज का उपयोग जो है प्रिंटिंग जगत में होता है, प्रेस जगत में होता है। अखबार कागज से ही बनता है। तो कागज का इन रूपों में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। और चीन से ही कागज विश्व के सभी देशों में पहुंचा। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत में भी कागज चीन से ही पहुंचा होगा। देश के भीतर प्रथम कागज उद्योग 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में खोला गया। 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में पहला कागज उद्योग खोला गया, जो कि असफल रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बालीगंज में ही 1867 ईस्वी में कागज उद्योग खोला गया, जो कि सफल कागज उद्योग रहा। और उसके बाद फिर लखनऊ में 1879 में लखनऊ में कागज उद्योग खुला। फिर भारत के अन्य राज्यों में भी कागज उद्योग खुले। उसमें मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 ईस्वी में अखबारी कागज मिल खुला। मध्य प्रदेश के नेपानगर में पहला अखबारी कागज मिल 1947 ईस्वी में स्थापित हुआ। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा। कागज का आविष्कार संभवतः 13वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार 13वीं शताब्दी में संभवतः चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार संभवतः 13वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। फुल स्टॉप। कागज का प्रयोग नोट बनाने में, अखबार बनाने में, किताब बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग, सॉरी देश का, हाँ ठीक है, देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग कोलकाता के बालीगंज में, कोलकाता के बालीगंज में 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में स्थापित हुआ 1867 ईस्वी में स्थापित हुआ, फुल स्टॉप। स्थापित हुआ, फुल स्टॉप। वहीं प्रथम कागज मिल 1812 ईस्वी में, वही प्रथम कागज मिल 1812 ईस्वी में, वही प्रथम कागज मिल 1812 ईस्वी में, वही प्रथम कागज मिल 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। जो कि असफल रहा है, 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 जो कि असफल रहा है। आगे लिखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना, हाँ अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पहला कागज कारखाना लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित हुआ। आगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला अखबारी, भारत का पहला अखबारी कागज, भारत का पहला अखबारी कागज मिल, भारत का पहला अखबारी कागज मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में, मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 ईस्वी में, मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 ईस्वी में स्थापित हुआ है। आगे हेडिंग मारिएगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, अब समझिएगा सीमेंट उद्योग।
सीमेंट जानते हैं ना जी। सीमेंट के विषय में कहा जाता है कि सीमेंट का आविष्कार जो है 1824 ईस्वी में, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ था। ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ था। और पोर्टलैंड सीमेंट का एक ब्रांड भी है, हमको लगता है, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का एक ब्रांड भी है। तो जो है आपको सीमेंट का आविष्कार 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुआ और फिर ब्रिटेन में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ और सीमेंट का प्रयोग जो है रोड बनाने में किया जाता है, घर बनाने में किया जाता है और कई सारे पुल सब बनाने में भी सीमेंट सब का प्रयोग होता है। तो पुल, रोड, सड़क, इसके बाद जो है रोड सड़क एक ही बात हुआ, घर, इन सभी में जो है आपको सीमेंट का प्रयोग होता है। और भारत में पहला सीमेंट उद्योग 1904 में, समझिए 1904 में भारत में पहला सीमेंट उद्योग जो है यहां खोला गया था, हाँ मद्रास में खोला गया था। मद्रास में खोला गया था जो असफल रहा था। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में मद्रास में खोला गया था जो असफल रहा था। वही भारत का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना 1914 में गुजरात के पोरबंदर में खोला गया। गुजरात के पोरबंदर में, जहां से महात्मा गांधी बिलोंग करते थे, वही पोरबंदर में पहला सीमेंट कारखाना जो है, भारत का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना खोला गया। और भारत में आज के डेट में एक प्रमुख सीमेंट कंपनी है एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जो 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ है, जो 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ है। नीचे से लिखिएगा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट का आविष्कार, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर में, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर में पोर्टलैंड, सॉरी ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर में हुआ था, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर में हुआ था। फुल स्टॉप, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में, 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 भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में मद्रास अर्थात चेन्नई में, मद्रास अर्थात चेन्नई में, चेन्नई को ही पहले मद्रास कहा जाता था या मद्रास को या चेन्नई कहा जाता है। मद्रास अर्थात चेन्नई में खोला गया, मद्रास अर्थात चेन्नई में खोला गया, जो असफल रहा, जो असफल रहा, वहीं जो असफल रहा वहीं देश का, वहीं देश का प्रथम, वहीं देश का प्रथम, वहीं देश का प्रथम सफलतम सीमेंट उद्योग, वहीं देश का प्रथम सफलतम सीमेंट उद्योग गुजरात के पोरबंदर में 1914 ईस्वी में, गुजरात के पोरबंदर में 1914 ईस्वी में
गुजरात के पोरबंदर में 1914 ईस्वी में, गुजरात के पोरबंदर में 1914 ईस्वी में स्थापित किया गया। एसीसी अर्थात, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, एसीसी अर्थात एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी अर्थात एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में हुई है, 1936 ईस्वी में हुई है। चलिए, जितना बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको एक बार पढ़िए तो आज अभी तुरंत। पढ़ रहे हैं, ए दांत निकाल रहे हैं, पढ़ने बोले मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। पढ़ लिए। दीजिए, बताइए, गन्ना के लिए आदर्श जलवायु भारत के कौन भाग में आए? गन्ना के लिए आदर्श जलवायु कहां मिलता है? प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन तमिल, प्रति हेक्टेयर गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन आए? सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य आए? सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कर, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कौन राज्य में? भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कौन राज्य? भारत का पहला चीनी मिल किस राज्य में स्थापित हुआ? किस राज्य में? किस राज्य में? कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? कहां? सारण के। भारत का पहला दिया सलाई उद्योग कहां स्थापित हुआ? गुजरात के। भारत का पहला दिया सलाई उद्योग कहां स्थापित हुआ? गुजरात के। कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार, देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग कब और कहां स्थापित हुआ? 1867 बालीगंज। 1867 देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग कहां स्थापित हुआ? कोलकाता का। कब? और ऐसे पूछेगा प्रथम कागज उद्योग 1812 से रामपुर। उत्तर प्रदेश में पहला कागज कारखाना कहां स्थापित? कहां?
भारत का पहला अखबारी कागज मिल कहां है? भारत का पहला अखबारी कागज मिल कहां स्थापित? मध्य प्रदेश के कब? कब? सीमेंट का आविष्कार ब्रिटेन के किस शहर में हुआ? ब्रिटेन के किस शहर में? भारत का पहला सीमेंट कारखाना कब और कहां खुला? 1904 मद्रास। 1904। और प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना गुजरात के? गुजरात के कब? एसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई है? एसीसी कंपनी की स्थापना। क्वेश्चन पलटिए नदी वाला। कितना तक हो गया था? 65। चलिए आइए क्वेश्चन पलटिए जल्दी दीजिए तो। 65 को करवाए हैं ना? पूछते हैं। हे लड़की, हे खड़ा खड़ा ये जल्दी। कल करवाए थे 65 क्वेश्चन, उसमें से जवाब दीजिए आप। असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र ही। अच्छा, तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना। बैठिए, पढ़ा लिखा कीजिए, ठीक है। ए लड़का खड़ा होइए। किस नदी को रक्त नदी के नाम से जानते हैं? लोहित। बैठ जाइए। ए चश्मा वाली लड़की खड़ा होइए। डुडुमा जलप्रपात कौन नदी पर है? हाँ, मुचकुंड नदी पर है। कहां है? मुचकुंड नदी पर। बताइए, बताए हैं, लिखाए हैं, याद करवाए हैं, क्वेश्चन करवाए हैं। बलबन की नीति अपनाते हुए जो है ना, सर धड़ से अलग कर देंगे हम। ए लड़का, ए खड़ा हो जाइए। हाँ खड़ा होइए उधर। हाँ खड़ा होइए। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1488। 3488। सिंधु नदी का इतना लंबाइयों ने 1114 किलोमीटर। खड़ा रहिए, हम खड़ा रहने के लिए बोले हैं। ए लड़का, ए खड़ा होइए। ताप्ती नदी की लंबाई। हाँ तो हम क्या करें, एब्सेंट थे तो आपका ना प्रॉब्लम है। ए लड़की, ए शुतुरमुर्ग खड़ा होइए। खड़ा हो जाइए। अरे उधर उधर लंबी जो लड़की है उधर। अरे आप ही को बोल रहे हैं, ब्लैक ड्रेस। हाँ मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे बोलिएगा तो। नर्मदा नदी की लंबाई 1312। बैठ जाइए। चलिए, किसका है? आप ही का है। चलिए आगे आइए। जो बताते हैं वो याद करते जाइए, नहीं तो हम बलबन का नीति अपनाते हुए मुंह लाल कर देंगे। मारेंगे, बैठिएगा, मुंह तोड़ देंगे हम। आइए, टनकपुर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, जो टनकपुर परियोजना है ना, ये शारदा या काली नदी पर है। इससे लाभान्वित होता है नेपाल, उत्तर प्रदेश। नेपाल, उत्तर प्रदेश, ये सब लाभान्वित होता है। तो टनकपुर परियोजना शारदा या काली नदी? काली नदी। तो टनकपुर परियोजना कौन नदी पर है हो? हाय, गंडक परियोजना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, उपर्युक्त सभी सब संबंधित है। सब। गंडक परियोजना से कौन कौन राज्य संबंधित है बोलिए तो? बाणसागर परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में ना हो। बाणसागर परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित? बाणसागर परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित? मध्य प्रदेश। बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सोन नदी ना। बाणसागर परियोजना सोन नदी।
बाणसागर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब। आंसर हो जाएगा इनमें से। रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से? रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में। रिहंद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद नदी पर। कौन नदी पर? रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। इसका संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और, यानी डी आंसर, ए और बी दोनों। माता टीला परियोजना किस से जल ग्रहण करती है? बेतवा नदी। किससे? बेतवा नदी। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में भागीरथी नदी के तट पर है। और पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। और गंगा को दो राज्य में भागीरथी कहा जाता है, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा गंगा। गांधी सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर। वही राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर। देखिए, महात्मा गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना, ये सब है चंबल नदी पर। लेकिन महात्मा गांधी है मध्य प्रदेश में और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। और जानते हैं, यहां से फंसाता, यहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है, समझे, क्योंकि विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होता है। इसको ऐसे याद रखिएगा जैसे हम कैसे याद रखे हुए हैं। महात्मा गांधी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, सब चंबल नदी पर है, ये तो ठीक है। लेकिन कौन कौन राज्य में है, यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए हम इसको कैसे याद रखे हुए, मो से महात्मा गांधी, मो से मध्य प्रदेश। तो महात्मा गांधी वाला जो है मध्य प्रदेश, बाद बाकी जो दो गो है राणा प्रताप, जवाहर सागर, राजस्थान। समझिएगा, हम ऐसे याद रखे हुए हैं, समझे। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में? राजस्थान। जवाहर सागर बांध किस नदी पर? चंबल। कोल डैम होगा। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर कोल डैम ही होगा। कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। कौन नदी पर? सतलज। मंडी परियोजना का संबंध किस राज्य से? मंडी परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। मंडी परियोजना किस नदी पर? ब्यास नदी पर। कामेंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में अवस्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। जानते हैं यहां पर नदी से ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य। नदी से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर राज्य है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना जो है आपको बराक और तुई नदी पर, बराक और तुई नदी के संगम पर है, मणिपुर में। बराक और तुई नदी के संगम पर है, मणिपुर में। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तुईवाई और बराक। तुईवाई और बराक। ठीक है ना जी, यही ना होगा। तिलैया परियोजना किस राज्य को सिंचाई एवं बिजली की सुविधा प्रमुखता से प्रदान करती है? देखिए आप सब लोग जानते हैं तो बताइए।
है चश्मा वाला खड़ा होइए तो, चश्मा, हाँ। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना क्या होगा जी उत्तर? दामोदर नदी घाटी परियोजना। बताइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। चलिए चश्मा खड़ा हो, यही चश्मा खड़ा हो। हाँ बताइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ है? 1948। 1900 रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। और दामोदर की ही सहायक नदी है तिलैया, बराकर, कोनारी। ये सब दामोदर किन सहायक नदी है जी। और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही दामोदर नदी पर पंचायत बांध, और दामोदर नदी पर पंचायत बांध, और फिर बराकर नदी पर मैथन, बाला पहाड़ी, तिलैया, मैथन, बाला पहाड़ी और तिलैया। और इससे लाभान्वित होता है मुख्य तौर पर झारखंड, और पश्चिम बंगाल भी लाभान्वित होता है। तो तिलैया परियोजना किस राज्य को सिंचाई एवं बिजली की सुविधा प्रमुखता से प्रदान करता है? झारखंड। यहां पर प्रमुखता के कारण क्या हो जाएगा आपको? झारखंड। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर, बराकर नदी पर है। उड़ी परियोजना भारत के किस राज्य में? उड़ी परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कौन नदी पर? झेलम नदी ना। मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य, मयूराक्षी परियोजना को कौन परियोजना के नाम से जाना जाता? कनाडा परियोजना। कौन परियोजना? कनाडा। और ये मयूराक्षी नदी पर न है जी, और इससे लाभान्वित होता पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड। सलाल परियोजना भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। मेची और हनकई नहीं, कनकई होगा, हनकई नहीं होगा, कनकई, कनकाई होगा, सॉरी। हनकाई को काट करके कनकाई कीजिए, कनकाई कीजिए, अब ठीक हुआ। मेची और कनकाई किसकी सहायक नदी है? ये महानंदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? महानंदा। रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। किसकी? सोन, सोन की सहायक नदी है। अरिल नदी किसकी सहायक नदी है? अरिल रामगंगा की सहायक नदी है। अरिल रामगंगा की सहायक नदी है। सई किसकी सहायक नदी है? गोमती। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया, समझ गए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मापचा चुंग, चुंग होगा, चुंग, मापचा चुंग हिमनद से होती है? मापचा चुंग हिमनद से निकलती है घाघरा। कौन नदी निकलती है? घाघरा। माडी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? माडी गंडक की सहायक नदी है, गंडक। त्रिशूली किसकी सहायक नदी है? गंडक। ये भी गंडक की ही सहायक नदी है, गंडक की ही सहायक नदी है। आगे सोन और गंगा किसकी? यहां पर होगा यमुना और सोन दिए थे, गंगा कर दिया है। सोन और यमुना होगा, सही कर लीजिए। सोन और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा, गंगा। सही किसकी सहायक नदी है? गोमती। किसकी सहायक नदी है? गोमती। है थोड़ी का नहीं किया। जमुनिया, बोकारो और कोनारी किसकी सहायक नदी है? दामोदर। किसकी सहायक नदी है? दामोदर। है लड़का, कम से कम 50 को क्वेश्चन को अथी कर दिया कीजिए, ठीक है। टारगेट रहता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।